और आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन की एक खुसूसी पेशकश और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शाह एजाज। नाजरीन, आज की इस प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे गांधरबल के पॉलिटिकल सिनेरियो की, और आज का जो हमारा मौजू है वो है गांधरबल एज अ पॉलिटिकल फील्ड, करंट सिनेरियो एंड फ्यूचर पॉलिटिक्स। और इस डिबेट में मेरे साथ शामिल हैं हमारे आज के पैनलिस्ट, हमारे मेहमान। मैं तारुफ करा देता हूं सबका। पहले हमारे साथ जुड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब साहिल फारूक साहब। उनका तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल रशीद राथर साहब, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के एक काउंसलर भी हैं और उन्हें काफी तजुर्बा है इलेक्शंस का, और क्योंकि 2002 में वो कॉन्टेस्ट उन्होंने किया है असेंबली इलेक्शन के लिए भी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं। और साथ ही में ज्वाइन कर चुके हैं शेख जावेद अहमद, जो लार से हैं, जो एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। साहिल फारूक साहब, अब्दुल रशीद राथर साहब और शेख जावेद साहब। गांधरबल की हम बात करेंगे। गांधरबल का पॉलिटिकल सिनेरियो, जिस तरह से आप जानते हैं कि 2019 के बाद से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल यहाँ पे लागू है, और इस वक्त जो भी रीजनल पॉलिटिक्स की सरगर्मियां हैं ऑलमोस्ट ठप है। हालांकि कई पॉलिटिकल लीडर अपनी निजी जाती तौर पर काफी कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज को या अपनी अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी असना में वो आए दिन उनकी खबरें जो है हमारे पास आती हैं। साथ में ये भी हमें पता चलता है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की या कहीं और पे गए अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियों को लेकर। तो फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ पे साहिल फारूक की तरफ चलूंगा। और साहिल फारूक साहब, गांधरबल का सियासी पस मंजर, इसके बारे में हम बात करेंगे। करंट सिनेरियो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस आई है पॉलिटिकल फील्ड में 2019 के बाद से अभी तक 2023, जबकि 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी असेंबली की बहाली का कोई जो है इम्कान नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में आपका क्या सोच है आपकी, वो आपसे जानना चाहेंगे। साहिल फारूक साहब। असेंबली के इलेक्शंस का कोई वक्त अभी मुकर्रर, हम भी जानते हैं कि जो मौजूदा है ये या तो डरी हुई है यहाँ इलेक्शन कराने से, क्योंकि पिछले 9 सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ अपनी हुकूमत चाहते, अपने नुमाइंदे चाहते, क्योंकि जब हम अफसरशाही को देखते हैं, कनेक्टिविटी को देखते हैं, वो नहीं है। लोगों की रसाई सरकारी दफ्तरों तक नहीं है। यही वजह है कि यहाँ आज आम जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो ये चाहता है कि यहाँ इलेक्शंस हो, लेकिन मेरी समझ से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इलेक्शंस का कोई ऐसा इरादा है सरकार के पास। हाँ, जो अभी सुनने में आया है कि लगता है कि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए यहाँ इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, तो खुशाइद कदम है। तो यहाँ तक लोगों के मसाइल हैं। 19 के बाद तो आपको पता है कि सारे लोगों को परेशानियां हैं, और एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, और दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार कहीं है नहीं। पिछले 9 सालों से आप देख रहे हैं कोई भी ऐसी रिक्रूटमेंट कहीं हुई नहीं, जो भी हुई उसके बाद उसको कैंसिल करना पड़ा, उसमें दांगियां पाएंगी, चाहे वो फायर सर्विस हो, चाहे वो अकाउंट्स की हो, चाहे वो किसी सब इंस्पेक्टर्स की जो लिस्ट बनी थी। तो सब में आप देख रहे हैं कि लोग जो लोग सोच रहे थे, जो लोगों के मन में ये था कि चलो एक रोजगार का जो सिलसिला जो हम कह रहे हैं वो नहीं है, और महंगाई जो है वो अरूज पर है। और जब हम महंगाई की बात करते हैं कि 2014 में जो गैस सिलेंडर 350 रुपये 400 रुपये का था, वो आज आपको 1300 रुपये का मिल रहा है। हर चीज को आप खाने पीने की चीजें लीजिए, उनमें महंगाई का एक बहुत बड़ा ये बढ़ गया है। और साथ साथ किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम गांधरबल में सबसे पहले जो हमारे जो रोड्स की जो हालत है, जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी माँ बहनों को जाम में बिहामा से लेकर नागबल तक जो रास्ता बना है, जिसमें वो परेशान होते हैं, चाहे हमारा पेशेंट हो, उसको हॉस्पिटल तक जाना हो, आप जानते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ जाना हो, तो उसमें कितनी दिक्कतें लोगों को आती है, स्टूडेंट्स को कितनी, हमारे जो मुलाजमीन हैं, ये जो आम ताजिर हैं, तो वो आप डेवलपमेंट के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि 9 सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ उसमें हो नहीं रहा है। और गांधरबल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो ख्वाब था, वो उसकी कोई
उसका कोई अता पता नहीं दिख रहा है। इसी तरह जो हमारे पावर प्रोजेक्ट था यहाँ पे, जिसका टेंडर पे टेंडर, अभी आज तक न्यू पावर प्रोजेक्ट जिसकी बात हम करते हैं, अगर हम इसी को नया कश्मीर या नया गांधरबल कहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट की इश्यूज हैं वो कहीं पे हल नहीं हो रहे हैं, कोई चीज उस पर दिख नहीं रही है, और लोग परेशान हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो परेशान हैं, और जिनको रोजगार नहीं है वो परेशान हैं। सबसे बड़ा हमारा मसला दरियाई सिंध में हमारे जो लाखों की तादाद में जो हमारे नौजवान बच्चे इस पे काम करते थे, वो रोजगार से उनको महरूम रखा गया है। दिक्कतें हैं, ताकि हमारे जो दिन ब दिन आप देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे नौजवान बच्चे खुदकुशी करते हैं। वजह क्या है, इसकी तरफ मुझे लगता है सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा फ्यूचर है कि घर जाके इनको घर की डांट पड़ती है, पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं है, कमाने के अवसर नहीं है, मार्केट में हम कोई भी चीज देखते हैं बहुत महंगी है। तो उसकी वजह से हम, मुझे लगता है एक तो वो एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे नौजवान उसमें मुतल्ला हो रहे हैं। दूसरी वजह से जब हम ड्रग्स की तरफ देखते हैं, सबसे बड़ा आजकल जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारे नौजवान बेरोजगार है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं इनको इसकी तरफ माइल कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि जितना हो सके अगर यहाँ असेंबली के इलेक्शन होते, यहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनते, तो यहाँ के लोगों को रिलीफ मिलता। इससे पहले जो सरकारें थी उनके कामकाज पे और किस तरह से क्या कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, इसके बारे में मैं आगे बढ़ूंगा और रशीद साहब से उनका जो है व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो साहिल फारूक की बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, और अगर आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हुई है तो किस तरह से हुई है, और नहीं हुई है तो जिम्मेदार कौन है। रशीद साहब। जनाब एजाज साहब, आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने हमें मदऊ किया इस डिबेट में, जो बहुत ही अहम मौजू है। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, जहाँ तक सवाल है गांदरबल का, गांदरबल को खाली डिस्कस न करें, हमें लगता है कि मतलब जरूरत है कि पूरी रियासत को डिस्कस करना। गांदरबल को अगर देखें, गांदरबल हमेशा एक्सप्लॉइटेड रहा है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा, पीडीपी का दौर रहा या कांग्रेस का दौर रहा, जो भी दौर रहे, गांदरबल को हमेशा वोट बैंक रखा गया और गांदरबल को डेवलप नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर गांदरबल में कंप्लीटली वीक है। जहां तक कि कंपेयर कर ले हम, अगर पूरी रियासत के साथ कंपेयर करें, अगर आप कंगन के साथ कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि कंगन हमारे से बहुत आगे। वहाँ के रोड्स वगैरह जो मतलब 2.5 किलोमीटर में ये छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह, तो कंगन हमसे आगे है और हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम शिकार रहे हैं। हमारे हमेशा ये जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमने जो जब भी एमएलए बनाया तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाता था। हमारी बदकिस्मती ये थी कि वो बाहर से थे, गांदरबल के नहीं थे। अगर गांदरबल के होते शायद इस तरह सौतेली माँ का सलूक गांदरबल के साथ नहीं होता। लेकिन आज जो दुख ये है, आज का वक्त जो है, हमारी ये जो है सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। पार्लिमानी डेमोक्रेसी में हमें समझ में नहीं आता है कि एक स्टेट को, एक तो आपने इसको ये जो है डिग्रेड करके ये यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया, उसके बाद आप ये जो है हमें जो है असेंबली नहीं दे रहे हैं। ये दुख की बात है, क्योंकि लोग किसके पास जाए? अगर लोग किसी भी मसले से दुचार हैं तो उनके लिए सुनने के लिए कोई नहीं है। असेंबली ही वाहिद जरिया है जो एक ऑफिसर को या किसी को भी जो मतलब मसाइल जो है लोगों के, उनका हल जो है असेंबली में है, असेंबली से बाहर नहीं है। तो ओवरऑल जो गांदरबल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकतवर है, पीडीपी ताकतवर है या बाकी कोई कांग्रेस ताकतवर है, अभी ये कहना बहुत दूर है, क्योंकि अभी पत्ते नहीं खुले हैं, ना ही इलेक्शन का बिगुल बजा है। जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तब ही मुमकिन है कि लोग अपनी तरफ से इशारा कर लेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं।
विच वे द विंड ब्लोज, वो तो तभी ये साबित होगा। आज अभी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हम किस तरफ जाए। चलिए, लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। चलिए इसी बात को कंटिन्यू करते हुए शेख जावेद साहब की तरफ चलते हैं। शेख जावेद साहब, आपका क्या कहना है इसके बारे में? गांधरबल की सियासी जो सूरत हाल है वो किस तरह की है? और हालांकि आप बड़े एक्टिव रहते हैं ग्राउंड पे, आपने कई बार इंटरव्यूज के जरिए से गांधरबल का सियासी पस मंजर पेश करने की कोशिश की है। आज इस डिबेट के जरिए से क्या कुछ आपके तासुरात है वो आप बयान करेंगे? जावेद साहब। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ बात रखूं, और मैं रशीद साहब और फारूक साहब को भी और जितने भी नाज़रीन हैं उसको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव दूसरे साइड से है। देखिए, गांधरबल की जो सिचुएशन है, इट इज जस्ट लाइक 2002 की पोजीशन है गांधरबल में, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है। पॉलिटिकल वैक्यूम के साथ आज तक हमें ऐसा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है हमारे गांधरबल में जो इलेक्टेड है। हम लोगों में से कोई इलेक्टेड नहीं है। रशीद साहब सिर्फ म्युनिसिपल काउंसलर है। मैं इसको थोड़े दूसरे एंगल से लेना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो बलीवार एरिया है, मतलार एरिया है, डिलिमिटेशन कमीशन में इसको काट दिया गया है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी। बड़ा अलमिया है। अगर आप बोलते हैं कोई अच्छा काम हमने किया है, तो जो नेगेटिव काम वो किसने किया है वो भी आप पर ही चलता है। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में इतना नहीं चलता है कि आप अच्छा काम अपने क्रेडिट में ले ले और खराब काम वो दूसरे के। नंबर एक। नंबर दो, मैं उस चीज को एमएलए मानता हूं जो हमें वाइडनिंग रोड करके दे दे, जो हमारी सबके गांधरबल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाइडनिंग रोड जो फारूक साहब ने भी बोला है, क्योंकि ऋषि साहब वहां रहते हैं भी, हमें अगर हमें कोई पेशेंट लेना होता है वो तो वहां मर जाता है, क्योंकि अगर मौत और रिज़्क उस ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ट्रैफिक जाम इतना होता है, 3 किलोमीटर आज तक वाइडनिंग नहीं हो गई। मैं उसको एमएलए मानूंगा जो वो कर देगा। और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत आप देख लीजिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सीटी स्कैन के लिए मैंने ही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को 3 बार मैंने कंप्लेंट और शॉर्ट लिस्ट भी की, पीपी मोड पर भी हमने रिक्वेस्ट की। मुझे नहीं लगता है कि देखिए 2 मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, एक वायल है और बतलार में है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, ये जो टाल क्लेम्स करते हैं गांधरबल में हम लीडर है, इलेक्टेड है, जिनको लोगों ने वोट दिया है, फिर फेसबुक पे चलते हैं, फिर बाकी चीजें करते हैं। यहाँ एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। फारूक साहब ने एक अच्छी बात बोली है, नाले से आप देख लीजिए, उनमें जो मजदूर पेशा है वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। पावर हाउस ही नहीं है। आप एक इलाका है, पर्क इलाका है, उनको आज तक फायर इमरजेंसी सर्विस नहीं दिया। इसी तरह शेरपत्री एरिया है, ऐसे इलाके हैं। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए इन्होंने कौन सी सिस्टम, एग्रीकल्चर में टोटल स्ट्रेंथ पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी 258 है, 122 इस वक्त है, 128 की डेफिशिएंसी है। किसी ने बात नहीं की कि हम क्या करें। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्ट्रेंथ टोटल स्ट्रेंथ 90 की है, 60 वो सेट वहां पर ऑफिसर्स है, जो भी है 30 डेफिशिएंसी है, किसी ने बात नहीं की। अगर यहाँ कोई इतना एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे बताइए सोनमर्ग में या हमारे गांधरबल में या कोई हमारी माँ बीमार पड़ती है, उसको सोरा रेफर किया जाता है, जबकि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ सब कुछ हाथ में हो। मैं या यूथ स्पोर्ट्स में आप यहाँ देख लीजिए क्या किया है। हर किसी जगह एसआरटीसी यार्ड है, हमें गांधरबल में एसआरटीसी यार्ड है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट को वुमेन्स कॉलेज दिया गया, गांधरबल को रिसीव किया गया। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं, मैंने पिछली बार भी आया, गांधरबल की जो टोपोग्राफी इट इज इक्विवेलेंट टू 2002 की है, और लोगों को पता वो किसको इस्तेमाल भी करना है और किसके दरवाजे पर जाना है आज काम करने के लिए, और राइट टाइम पर जवाब देना है कि किसने क्या किया है। मेरा मानना यही है कि हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो भी हो, हमें किसी पार्टी के साथ लेना देना, जिस पार्टी का, ही शुड कनेक्टेड विद द जनरल ग्रीवेंसेस और जनरल पीपल जो है, जो जमीनी सतह पर लोग हैं, जिनको पता है कि हमें क्या कौन सी प्रॉब्लम है। आप डेलीवेजर का हाल देख लीजिए, सिंध फॉरेस्ट डिवीजन का, कितने दिनों से वो तड़प रहे हैं। अगर यहाँ इतने रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बात की, आप देखिए गवर्नर साहब तक उनकी बात किसने पहुंचाई, फोटो के बगैर। ये चीजें देखने की जरूरत है। गांधरबल के लोगों को पता है कि हमें राइट टाइम, जिस तरह से विन कहाँ ब्लो करेगा, ऋषि साहब ने पहले ही बोला है। और गांधरबल के लोग पॉलिटिकली इतने मैच्योर है, ये रातों रात में तकदीर बदल सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर व्यूअर्स को, और जितने भी पॉलिटिशियंस है, चाहे गांधरबल में है, जम्मू कश्मीर, गांधरबल से ही तब्दीली आ जाएगी। जो भी सरकार बनेगी गांधरबल से ही बनेगी, आप लिख लेना।
ये नोट करके लिखना मेरी बात, क्योंकि गांधरबल से ही जब चेंज होती है, क्योंकि मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बने हैं वो गांधरबल से ही बने हैं, और गांधरबल जिसको ओके करता है और उसी की सरकार आ जाती है, किसी भी सूरत में आ जाएगी। चलिए, गांधरबल हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। गांधरबल की बदौलत ही सरकार बनती है। आपने एक बड़ा पॉइंट सामने रखा है, पॉइंट उठाया है कि लोकल एमएलए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक गांधरबल की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा खाका बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक देखा जाए, जब से जम्मू एंड कश्मीर की जो हुकूमत है, आफ्टर जो अमेंडमेंट हुई है, जब हमारे एक जमाने में सदर रियासत हुआ करते थे या प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद से जब भी असेंबली आई है 1972 की मैं बात करूंगा, 72 से लेके, देखिए मोहम्मद मकबूल भट्ट मरहूम हमारे तुलमुला के रहने वाले, एक पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, यहाँ से इलेक्ट हुए थे एज एमएलए, उन्होंने काम किया। उसके बाद 1977 में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट करके इलेक्शन जीता था। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला 3 बार यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे, एमएलए रहे और साथ में चीफ मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद काजी मोहम्मद अफजल का भी दौर आया, 2002 में उन्होंने शानदार जो है कामयाबी हासिल की थी। और उनके बाद उमर अब्दुल्ला 2008 और 2014 में फिर से, देखिए हम ये हमेशा कहते थे कि हमारा अपना ही कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होगा गांधरबल का रहने वाला, शायद वो पेन ले सकता है और उनके टाइम पे डेवलपमेंट जो है मुमकिन है। उसमें हमने देखा काजी मोहम्मद अफजल साहब, उनका नाम अभी भी लिया जाता है बड़े अदब से कि उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स कराए। उसके बाद एक बार फिर से 2014 में हमारा एक लोकल कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब होता है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे वो खड़े होते हैं और चुनाव जीतते हैं, बड़े अच्छे से चुनाव जीतते हैं। हालांकि उस वक्त मरहूम काजी मोहम्मद अफजल मद्देमुकाबल थे और कड़ी टक्कर, कुछ 1300 वोट्स का डिफरेंस रहा था और कड़ी टक्कर के बाद शेख इशफाक जब्बार यहाँ से इलेक्ट होके आए थे एज एमएलए। अब सवाल है, अगर आप कहते हैं कि लोकल कोई काम करता नहीं है तो फिर किस पे नजर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक तो मैं आगे आपको सही करना हूँ, पिछली दफा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलए दिया था, दैट वाज अ प्रॉक्सी, ही वाज नॉट एफिलिएटेड विद द नेशनल फ्रंट, वो भी ऊपर से आ गए। मेरा मानना है ही शुड नॉट विद द डायनास्टी पॉलिटिक्स। वो खानदानी डायनास्टी पॉलिटिक्स का मतलब है पहले जिसका बाप मिनिस्टर रहा हो, फिर बेटा रहा हो, वो आम लोगों में आना चाहिए। जो शाम को हमें पुलिस स्टेशन पे साथ आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, नहीं आप ही की बात कंटिन्यू करेंगे, आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपके सामने एक क्लिप जो है एक्सक्लूसिव चैट अभी मेरा जो है साबिका एमएलए गांधरबल से हुआ था, तो वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 5 पलरा जमीन दे रही है लैंडलेस के लिए आए हुए, अब तो ग्रेवयार्ड्स के लिए भी जमीन दी जा रही है, वो भी एक हौसला अफजा कदम है। जो लोकल्स को जगह नहीं है उनको दी जा रही है। और एक पॉजिटिव साइन है, जो नेगेटिव मैसेज फैलाते हैं उससे मिलेगा कुछ नहीं, तो इससे होता है कि इससे एक गलत मैसेज आती है। तो ये करना नहीं चाहिए, पहले देखना चाहिए, परखना चाहिए, तब जाके कोई बात पे हमें सुनी सुनाई बातों पे हमें हमारे ज़ुमाओं को भी ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले देखना चाहिए। तो देखिए, एक तो हमने कहा कि एक जो CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में हमें LG साहब को कहा जो मजहबी रहनुमा है उनको जल्द अज जल्द छोड़ना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। वो भी एक इस वक्त रोल कर सकते हैं, जो जिसको कहते हैं नार्को टेररिज्म, जो सबसे बड़ा इस वक्त दीमक की तरह हमारे आने वाली पोत को चाट रहा है। तो हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त ध्यान देना चाहिए। मिलिटेंट तो एक गोली चला तो एक बंदे को मार सकता है, लेकिन जो ये नार्को टेररिज्म है ये एक पूरे हमारे आने वाली नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। उस पर हमने उनको कहा इनका भी एक रोल बनता है, ये भी बात कर सकते हैं। और जो गांधरबल के लिए हमने कहा, और जो डेली वेजर्स का इशू है, कैजुअल लेबर्स का, काफ़ी देर से जो सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न के हमारे डेली वेजर्स हैं उनकी बात उठी कि जो 190 लोग शायद है वो जिनको अभी बर्खास्त किया गया, और उस पर भी देखना चाहिए। हमारे ट्रक ऑनर्स है कोई 5000 गांधरबल के जो भी बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि कुछ मोनोपोली चल रही है, कुछ लोगों को परमिशन मिल रहा है, उस एक परमिशन एक को मिल रहा है,
100 ट्राले जो लद्दाख को जाते हैं, उससे हमारे ट्रक यूनियन लोग, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं गांधरबल या बाकी वो बेरोज़गार हो रहे हैं। और साथ साथ टेक्निकली भी देखा जाए तो वो जोजिला पास पे जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो ट्रालों का है, तो इन्हीं की वजह से जैमिंग है, यात्रा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो गवर्नर साहब ने मुझे यकीन दिया है कि इस पर हम देखेंगे। और भी जो हमारे बाकी इश्यूज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, पावर हाउस का है, जो भी वो हम उठाते ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो 5 साल के बाद हमारे और भी रहनुमा कल मिले हैं गवर्नर साहब से, जो हमें कहते थे कि गवर्नर से मिलते, चलिए वो भी कल मिले, तो मुबारकबादी की बात है। जाते जाते मैं कहूँ जो उन्होंने अस्पतालों की बात की वो हमने ऑलरेडी, वो हम रोज़मर्रा वो बातें उठाते रहते हैं। साहब एक्चुअली मेरा सवाल अगला सवाल यही था, आपने उसका खुद ही जिक्र किया। आप तो मिलते ही रहते हैं और आपकी तरफ से जो पॉइंट्स उठते हैं हम आए रोज हम वो भी देखते हैं और हम भी कवर करते हैं, आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कल का जो इवेंट है स्पेशली जिसकी आपने बात की और सारे लोग इस वक्त वही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो है सीनियर सियासतदान जो ये कह रहे थे कि जब तक, पहला तो उनका ये था कि जब तक रेस्टोरेशन ऑफ जो है 370 नहीं होता कोई भी बात नहीं होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात होती रही। अब कल वो एक मेमोरेंडम पेश करके गए हैं और उसमें हॉस्पिटल्स का जिक्र है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात है, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है वो शायद सबको यही नज़र आता है कि आखिर लोकल सियासत, रीजनल पॉलिटिक्स कब रिस्टोर होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले इन लीडरों को मुबारकबाद देता हूँ, देर से ही सही 5 साल के बाद ये मिले। जो हमें कहते थे एलजी के पास जाता है, आज उनको भी जाना पड़ा। जो पर्दे के पीछे पर्दादारी है वो भी सामने आएगी, क्या हुआ, हॉस्पिटल तो एक बहाना है, तो वो भी इंशाल्लाह सामने आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छा साइन है, जो हम कहते थे पिछले 2019 के बाद हमें डायलॉग, हमें बात करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पावर में ही रहेंगे, आप पावर से बाहर भी आपको रह के लोगों की बात करनी है। तो यही हमारा मकसद है, यही है कि हम मिलते रहे, हम जाते रहे, हमने और ये आज गए। और मैं पहले भी ये पहले भी मिलते रहे, लेकिन ये रात को मिलते थे, आज ये दिन दहाड़े मिले, जिनके उजाले में। हाँ, मैं हमेशा दिन को ही मिलता हूँ, एक अच्छी बात है और अच्छा साइन है। तो आगे और भी चीज़ें होंगी, इशारा है आगे का। ये तो पता है बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, पंचायती इलेक्शन भी होंगे, लेकिन असेंबली इलेक्शंस का क्या कोई इशारा है वहाँ से या अभी नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को अब इंडिया को डिसाइड करना है, लेकिन हमारी मांग यही रहती है। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिला जब वो कश्मीर आए थे, मैंने वहाँ पे भी डिमांड रखी थी कि यहाँ पे असेंबली चुनाव करवाए जाए ताकि लोगों को एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले, वो अपने मसले मसाइल वहाँ तक उठा सके। और वो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अभी उसमें शायद कोई देरी लग सकती है, लेकिन हमें ये नहीं छोड़ना है कि मैदान नहीं छोड़ना है, हमें लोगों के साथ शाना बशाना रहना है। जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है, वो तो कोर्ट में है, जब कोर्ट फैसला करेगा। जब हमने इनको कहा था कि सड़कों पे निकलिए, जैसे किसान हमारे निकले वैसे ये लोग भी निकले, उस पर वक्त तो इन्होंने इनकार किया। तो अब कोर्ट देखिए, 100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, पता नहीं कितनी जनरेशन आएंगे, क्या होगा। लेकिन मेरा ये आपकी चैनल की वसादत से एक गुजारिश रहेगी, उसमें आप भी ज़रा मेरी मदद कीजिए। जो हमारे 58 अमेंडमेंट्स हुए हैं राइट फ्रॉम 1949, कौन लोग ऑन द हेलम ऑफ अफेयर्स थे जम्मू कश्मीर में, किन के टाइम पे ये अमेंडमेंट्स हुई, किन्होंने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बेच के खाए दिल्ली वालों को, किन्होंने हमारा सदर रियासत यहाँ पे अबॉलिश किया, किन्होंने हमारा वज़ीर आज़म यहाँ पे खाया, वो कौन थे सरकार में तब जब ये हुए थे, ये हमारा आर्टिकल 370 को एक किस्म से खोखला किया था। तो जो लोग ये आज कोर्ट में गए, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, 1947-49 का वो आर्टिकल 370 चाहते हैं कि 2019 वाला? ये ज़रा आप इसको, कभी उनसे भी बात हुई, इसको भी ज़रा पूछिएगा कि ये 58वां अमेंडमेंट क्यों लोगों को धोखा दे। अब तो ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हो कि पता नहीं कब ऊपर वाला आपको बुलाएगा और अपने पास बिठाएगा। तो खुदा के लिए अब तो सच बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल पिछली बार भी किया था कि उस वो जो रियासती दौर था, जो सरकार थी, आप भी उसका एक हिस्सा रह चुके हैं। अपने दौर इक़्तिदार में आपको भी ये सवाल उठाना चाहिए था। यस, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जज्बाती वाबस्तगी थी। माई फादर रिमेन्ड बिहाइंड द बार्स फॉर 15 ईयर्स
ये तो ये बैठ के खा रहे हैं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी। इनको तो बाप बेटे को पता नहीं है ये किसने बनाई ये जमात, किन्हों की जमात है ये, किन्हों ने खून दिया। लेकिन हमारा ये था कि रीजनल एस्पिरेशंस को हम डिफेंड करें, इसलिए वरना मैं एक नेशनल पार्टी में था, वहाँ में बहुत अच्छे तरीके से था। लेकिन जब भी हमने बात की, इन्होंने हमेशा से उसको एक साजिश के तहत इन्होंने उसको कुर्सी के लिए कुर्बान किया। आज भी देखिए, बाप एक जगह है, बेटा भी दूसरी जगह। कल तो हिलाल राठौर साहब कहते थे जो भी हुआ मेरे वालिद साहब के टाइम का सब कुछ है, मुझे उस पे पीसी में वोट दीजिए। तो ये ज़रा ये भी करे ना वजाहत, क्यों ये इनका क्या है आखिरकार, जो पर्दे के पीछे पर्दादारी क्या है वो भी सामने आए। बाकी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा आपसे पूरा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। एक्स एमएलए शेख अशफाक जब्बार के, जिन्होंने इस मुलाकात में मेरे साथ खसूसी बात की और काफी ज्यादा पॉइंट्स पे इन्होंने बात की। अब जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं और आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं कि आपने कहा कि जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, डायनास्टी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। शेख अशफाक जब्बार को आपने खुद सुना कहते हुए कि वो एक नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे। नेशनल पार्टी में रहने के बाद उनको ये लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी है तो इनका साथ देना चाहिए, जबकि अब ये खुद कह रहे हैं कि वो जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द J&K थी उसको उन्होंने जो है खत्म कर दिया। साथ में इनके ये भी क्वेश्चंस है कि इतने 58 अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसका इशारा सीधा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि ज्यादातर दौरे इक़्तिदार में हिंदुस्तान में सेंटर में कांग्रेस ही रही है। तो कंटिन्यूसली जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेके बराबर 2019 तक अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। तो इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा और साहिल फारूक साहब से भी लूंगा। रीजनल एस्पिरेशंस की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दावत दूं फिर से इस पे बात करें, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे 2008 में शेख अशफाक जब्बार कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, जो वो खुद कह रहे हैं कि बड़ी नेशनल पार्टी में थे। 2008 में उन्होंने 8077 वोट लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, सॉरी कांग्रेस में होते हुए, जबकि अब 2014 में जब लड़े थे तो वोट्स डबल हो गए थे। उसमें जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे लोग थे तो सारी चीजें उन्हीं को मिली। अब आप कंटिन्यू करें कि क्या कहेंगे इन चीजों को मिला के। देखिए, मुझे हंसना आता है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे सीनियर बैठे हैं, इसको बोलते हैं हु इज सेलिंग इन द सेम बोट, वो हमें सिखा रहे हैं। वही मैंने सवाल किया, आपने सुना होगा। वो मैं जवाब बोलूंगा। कांग्रेस ने मैंडेट दे दिया इसको, बड़ी पार्टी थी, एंड ही लूजेस। उस वक्त ये उमर अब्दुल्ला के खिलाफ था। उमर अब्दुल्ला ने उसको तरस आया, मैंडेट ले लिया वहां से, एंड ही बिकेम एन एमएलए भी बन गया। इसको 3 टर्न गांधरबल वालों ने दे दिए। एक तो कांग्रेस में, क्योंकि सरकार उस वक्त कांग्रेस की भी आई थी, दूसरी टर्न एज एन एमएलए, तीसरी इस वक्त इसकी बीवी डीडीसी चेयरपर्सन है। इसमें तो दो राय नहीं है, शी इज इलेक्टेड। आप मुझे बताइए, 3 टर्नों में गांधरबल में ही नहीं बोलूंगा, मैं लार की बोलूंगा, पीएचसी लार में 6 महीने से ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए अवेट थे। एक आप आ सकते हैं, अगर अभी आप चाहेंगे अभी मैं दिखाऊंगा, मैं अभी भी जा सकता हूँ। फारूक साहब को पता है हमारा CIC बना हुआ है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ बना हुआ है, पीछे बना हुआ है, जिसमें 50 लाख की सिर्फ सोलर लाइट्स है। दैट इज डिफरेंट। ये खुद फारूक साहब भी बोलेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, चलिए ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंडेट बना, एमएलए बनाया दिया, क्या ये उस वक्त मैच्योर नहीं था? क्या इसको पता नहीं था कि हम लोगों के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? क्या इसको पता नहीं था कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? क्या आज ये उन्होंने इसको निकाल के फेंक दे दिया तो अब ये ठीक है? देयर इज अ डिफिशिएंसी। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में एक डिफिशिएंसी है कि जो भी अच्छा लगे, हर कोई बोलता है मैं अच्छा हूं। मैं नहीं बोलूंगा मैं अच्छा हूं, हम में भी खामियां हैं, देयर इज नो ऑप्शन। मगर एक चीज है, हम लोग इक़्तिदार में नहीं रहे हैं। इक़्तिदार में अगर रहे हैं, इसको बोले मेरे साथ डिबेट में आ जाए, अगर ये डिबेट में आ जाएगा तो मैं इसको एमएलए मानूंगा। इसको बोलिए वाइडनिंग रोड आप करके दे दीजिए, मैं पहले जाऊंगा तो उसको वोट डालेगा। अगर ये वाइडनिंग रोड करके दे देगा, बातें करना बहुत चीज है। मुझे बोलिए, एलजी साहब हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है यूटी के,
कितने टाइम ये गए, वहां से क्या करके आए, कौन सा प्रोजेक्ट हो गया गांधरबल में, ये आपसे सवाल है, मुझसे भी है, मुझे और मदद बताइए। जो भी प्रोजेक्ट्स है, मैंने सबसे पहले वो मेरे पास कॉपी मौजूद है, आई एंडोर्स इट इन MHA, आई एंडोर्स इट इन प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास कॉपी मौजूद है और मैंने वहां पर बात की है। अगर आप वाइडनिंग रोड नहीं करना चाहते हैं, आप फ्लाईओवर को बना दीजिए, जिसमें वॉयल ब्रिज है। देखिए 2011 से पेंडिंग है गोजहमा ब्रिज। एडमिट हम गांधरबल के हैं, सारी आप मुझे बताइए, मुझे ज़बानी पता है। आप मुझे बताइए एक भी पॉलिटिशियन इस वक्त जिसको ज़बानी पता है। पिछले इसमें गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में 99,280 वोट से आज 1,15,000 है, 1,55,000 जो नया इंक्लूड इन्होंने किया है। एक 22 है, एक 55, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ये ज़बानी में थोड़ा भूल गया, क्योंकि आपने जो मुझे लेक्चर ये सुनाया, मुझे बता दीजिए, एक तो ये इलेक्टेड है, इसको बताइए आपने जो फारूक साहब जो MP रहे हैं, MP फंड भी खर्च किया, MLA फंड भी कहां पर खर्च किया, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे बना दिए जिसमें लोगों को रोजगार मिले, कहां पर एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने क्रिएट करवाने की कोशिश की, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश की, यहाँ के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, यहाँ के PHE सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश की, यहाँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को बूस्ट करने की कोशिश की। यहाँ कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर चले गए, और यहाँ पर कितने स्टेडियम नए बनाए गए, कितना आप मुझे बता दीजिए। इस एक ही है, और म्युनिसिपैलिटी विद इन द म्युनिसिपैलिटी जो 17 वार्ड्स है, आपने कहां पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि लोग बोले कि म्युनिसिपल काउंसिल में ऐसा प्रोजेक्ट हो गया कि ये दाद देने की जरूरत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में बन गई, आज इनकम्प्लीट है। उस वक्त भी सरकार में ये थी, इस वक्त भी सरकार, मुझे बताइए ना कहां पर क्या हो। और मुझे पता है उस वक्त आश्वासन दिया गया था गांधरबल के लोगों को, यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाएगी, चाहे वो आउटसोर्स हो या हो। मुझे पता है कौन लग गया यहाँ पर विद इन द एम्बिट ऑफ 5 किलोमीटर, दैट वाज डिसाइडेड। और वहां डिसाइड किया था कि भरोसा, वाकुरा जो एडजेसेंट एरिया तुलमुला के लोग हैं, अब तो जो 5 किलोमीटर उनको लगाएंगे। मुझे बोलिए ना कहां पर क्या हो गया, आप मुझे बताइए डिफरेंस क्या हो गया। पावर हाउस प्रोजेक्ट वो मैंने बोला है पहले, सबसे पहले मैंने बोला है। वाइडनिंग रोड मैंने सबसे पहले मैंने बोला है, और मैं तो इलेक्टेड नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली घराने से ताल्लुक रखता हूँ, किसी ऐसे घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। अब ये बोलेंगे खानदानी राज है, मुझे बताइए पहले ये कांग्रेस में रहे, फिर खुद MLA बन गए हैं, आज बीबी को मैंडेट दे दिया गया, DDC चेयरपर्सन बन गई। चलिए ठीक है, क्या करना है, क्योंकि लोग डिसाइड करेंगे लास्ट में वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। अब कितनी बार लोग गांधरबल के लोग इसको मौका दे दिए, अब आप मुझे बता दीजिए ना। इसने आज तक फर्क एरिया को नया बात नहीं दे दिया गया। आप मुझे शेरपत्री में बता दीजिए कौन सी हायर सेकेंडरी अपग्रेड इसने करवाई, मुझे बता दीजिए। शेरपत्री यही नहीं, यंगूरा में आप देख लीजिए, कुंदबल में गाड़ी नहीं जाती है, उनके लिए क्या बात की आप। गुंडे रोशन के लिए जो वो बैकवर्ड एरिया है, उसको बैकवर्ड आज तक नहीं दिया गया। आप सोलूरक से देख के जो गरीब लोग हैं वो वहां से पैदल आ जाते हैं, विद इन द एम्बिट ऑफ 1.5 किलोमीटर है, और आपके म्युनिसिपल में है। बोलिए ना कहां पर क्या किया है। अब MCI गाइडलाइंस है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जब सजाद लोन साहब हंदवारा के लिए ट्राई कर सकते हैं और ले सकते हैं मेडिकल कॉलेज, व्हाई नॉट इन द गांधरबल। अपने लिए तो नहीं है ना, गांधरबल में क्यों नहीं हो सकता है। गांधरबल में SRTC, कुपवारा में SRTC यार्ड है, और CT स्कैन आप देखते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप सोपोर में देख लीजिए, और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लीजिए आप गांधरबल में, आप जाइए ना, देख लीजिए खुद वहां कितनी स्टाफ की डेफिशिएंसी है और क्या प्रॉब्लम है उनको। मिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल, और यूं आप कुरहामा का हॉस्पिटल देख लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और वाकुरा का देख लीजिए जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। आप तुलमुला का PHC देख लीजिए, उसको अपग्रेड करने की जरूरत। देखिए कागजी घोड़े हम लोगों ने भी देखे हैं, गांधरबल के लोग इतने मेच्योर है, इनको पता है हमें वोट किसको डालना है। टू बी फ्रैंक, आज ये नहीं चलेगा क्या। यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि 2014 में तो लोगों ने इसको मौका दिया था, उससे पहले 2008 में मौका बना था, बहुत अच्छा मौका बना था, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन 2014 में NC की टिकट पे ही सही, लेकिन इलेक्शन जीता, MLA बने, 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट किए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभा पाए, तो फिर लोगों ने इनकी वाइफ को, जो अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है, क्यों उनको वोट दिया, ये भी तो सोचने की बात। आप कह रहे हैं लोग मैच्योर है, उसी की तरह मैं आ जाऊं, क्योंकि उस वक्त PAGD का एक मंशूर था, PAGD ने इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि आप हमें वोट दीजिए, वी विल रेस्टोर आर्टिकल 370। उसी बलबूते पर इस वक्त भी शी इज
वो एक्सपेल किया गया, आप आंकड़े देख लीजिए उनके और उनका स्टेटमेंट देख लीजिए उन वक्त कि हम रेस्टोर करने की कोशिश है, क्योंकि ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट पीएचडी और उसको इसके बाद पीएचडी में रह के भी इसने इसीलिए वोट ले कि इनको लोगों का सेंटिमेंट उस वक्त इन्होंने छेड़ दिया। देखिए जाहिद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा, सीधा हम चलते हैं साहिल फारूक की तरफ। साहिल साहब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं आप, और आपका सेंटर में काफी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी इनफैक्ट बीजेपी के बाद, हालांकि पुरानी पार्टी है, बीजेपी से भी पुरानी सीनियर पार्टी है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने भी सुना कि एक्स एमएलए ने क्या कुछ कहा, कौन कौन सी चीजें कही, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है साहिल साहब? देखिए एजाज साहब, जो आपने क्लिप हमें सुनाई, मैंने बखूबी उस पर जायजा लिया, बहुत अच्छी तरह मैंने भी सुनी, पहले नहीं सुनी थी। लेकिन बात हम इस वक्त जो डिबेट कर रहे हैं उसका मकसद यह है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये मानना। एब्सोल्युटली, मैं तो एब्सोल्युटली बात वही है। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले का ये कहना है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसी बात पे आऊंगा। आपको इसलिए ये क्लिप सुनवाई, ये इसलिए नहीं, इसमें कुछ चीजें हैं जो उन्होंने डिस्कस की है, आगे आने वाले फ्यूचर में पॉलिटिक्स किस तरह की होनी चाहिए, असल में मुद्दा वही है, लेकिन वो मुद्दा इन चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे आपको ये क्लिप सुनानी पड़ी। इसमें इन्होंने पहली बात जो की वो आपने सुनी होगी, लैंड टू लैंडलेस जो अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसमें 5 मरला जमीन हर एक उस इंसान को दी जाएगी जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जो कोई जमीन का हक नहीं रखता है। लेकिन उस पे जो उनकी की बात करें कि रीजनल पॉलिटिक्स जो है, रीजनल पार्टीज ने एतराज जताया, कहा कि आप आंकड़े दिखाइए, आप फिगर्स दिखाइए, आप जो कह रहे हैं 2 लाख लोगों को हम जमीन देंगे, वो बताइए वो कहां से आए हैं, 2019 के बाद से कितने लोग आए, 2000, तो इसका मतलब इख्तिलाफ है, रीजनल पार्टीज इसके खिलाफ है, रीजनल पार्टीज अगर खिलाफ है तो शेख इशफाक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वो पॉजिटिव लोगों को सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं फैलाना चाहिए। तो एक पहली बात ये, दूसरा उनका ये कहना है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाए जा रहे हैं, जबकि रीजनल पार्टी जो है, रीजनल पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाने के बजाय उल्टा एलिनेशन ज्यादा हो रहा है। प्लस उन्होंने बात की, डायलॉग की, उन्होंने ये बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथी जो आज एलजी साहब से मिलने के लिए गए, वो उनको पहले जाना चाहिए, तो पहले से बता रहे हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है फ्यूचर पॉलिटिक्स पे, इसीलिए मैंने एक क्लिप सुनाई। अब आपकी तरफ आते हैं फिर से, और इन्हीं चीजों को के हवाले से आप बताएं कि फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या होगा अगर यही चीजें चलती रही तो। देखिए एजाज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फ्यूचर जैसे आप रिलीजियस लीडर्स की बात कर रहे हैं, देखिए कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सब मिलके ये कह रहे हैं कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक स्टेक होल्डर है, वो उनका एक रुतबा है, वो हर किसी के लिए वो इज्जत उनके दिल में है, हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है, उनको छोड़ देना चाहिए, हम भी तो ये कह रहे हैं। और साथ साथ हमें पहले जो हमारे से आज हो सकता है, जो इश्यूज हम आज रिड्रेस कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो आज हमारा गांधरबल का जो इशू है वो ये है कि हमारे जो ट्रक ओनर्स, जो 5000 लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको मैं परसों सैटरडे को उनका डेलीगेशन लेके डीसी साहब से मिला था, कि बाहर से ट्रैलर्स आ रहे हैं, वो डायरेक्टली जोजिला जाते हैं, डायरेक्टली करगिल जाते हैं। हमारे जो यहाँ के ट्रक ओनर्स हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां अपना गुजारा करते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने उनका लद्दाख से कट ऑफ रहता है, हमारे लोगों को रोजगार के मसाइल है बहुत बड़े, उस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त इस मसले को हम हल कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त डिबेट में सारी चीजें बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे मसले हैं, जैसे कि मैंने फ्यूचर प्लानिंग में कहा कि देखिए, आपने एनसी को भी मौका दिया, आपने पीडीपी को भी मौका दिया, आपने कहा 1977 में, 1972 में हमारा यहाँ का जो हमारा एमएलए, लोकल एमएलए था, मकबूल भट्ट साहब थे, जो कांग्रेस की टिकट पे थे, और अगर आपको याद हो मियां बशीर साहब भी कांग्रेस की टिकट पे एमएलए थे। तो उसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर एक मौका हमें डेवलपमेंट का मौका दिया जाए, अगर कांग्रेस को आप डेवलपमेंट का मौका देना चाहते हैं, अगर आप यहां की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, अगर यहां घर घर हम आज की डेट में कह रहे हैं कि मीटर लगा रहे हैं, हम आज ये सुन रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं, आज हम ये सुन रहे हैं कि मुझे बताइए कि कहां
900 950 का बिजली फीस है, कहां? और उसमें अगर हम बात करते तो वो नेगेटिविटी नहीं है, हम लोगों की बात करते हैं। अगर आप ट्रक ओनर्स की बात करते हैं तो हम लोगों की बात कर रहे हैं। अगर हम दरिया सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं, वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनका जो घर चलता है, उनकी जो रसोई चलती है वो उसी वजह से चलती है। अगर हम आज ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप एक कैप्शन लिख देते हैं कि इसमें आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है, तो वो लोग कहां जाएंगे? अगर ये नेगेटिविटी है, अगर आप इसको नेगेटिविटी मानते हैं, मुझे लगता है आपको रिथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोच है सबकी, जो भी गांधरबल के पॉलिटिशियन है, देखिए हमारे मुल्क में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में देखते हैं 543 ही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, और जो लीडर होता है वो रोड मैप होता है, वो एक डायरेक्शन पास करता है। यहाँ के जितने भी चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे हमारे फार्मर एमएलएज है, फार्मर जो हमारे मिनिस्टर हैं, हम ये कहते हैं कि अगर गांधरबल के लोग, ये हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि हम मिलके गांधरबल को कैसे आगे बढ़ाएं, हम गांधरबल के लोगों का जो मसले मसाइल है उसको हम हल कैसे करेंगे। डिबेट तो ये इस पे हम करें। अगर हम ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम किसी को मौका देते हैं, अब कांग्रेस को मौका देते हैं, तो हम ये चीजों पे रिथिंक करके इन चीजों को मिलजुल के हम हल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारी बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मैंने आपको मसला कहा कि हमारे वक्त में यूपीए सेकंड में आपको 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर आपको 1300 रुपए का। तो एक गरीब आदमी का किचन कैसे चलेगा? आप एक वो आदमी जो दिन को कमाता है 500 रुपए, उसकी आमदनी तो बड़ी नहीं, वही 500 रुपए लेके वो बाजार जाता है, उसमें आता क्या है? और उसका जो बिजली फीस शेड में लगा हुआ मीटर है वो 950 रुपया है, और उसके जब उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिजली फीस, ये अपने फीस नहीं है, तो वो बिजली फीस को लेके, इतने बड़ी रकम को लेके क्या करें? तो हमारे जो कंसर्न है वो लोगों के कंसर्न। देखिए पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, जो पॉलिटिक्स में आता है, तो उसका मकसद ही ये होता है, हम सब का यही मकसद है, जो हमारे पैनल में बैठे हैं, जो आप हैं, आपका भी तो यही मकसद है कि हमारे डिबेट से, हमारी बात करने से, ये बात जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं, कहते तो वह है डेलीवेजर्स की, हम फॉरेस्ट डेलीवर्स की बात तो करते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता। अगर हम बार बार मिलते हैं, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इस वक्त जो इस स्टेट को चलाने वाला वो तो एलजी साहब ही तो है, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिल रहे हैं, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि अगर मसले हल होते, एक एक करके ही होते, तो एक आम आदमी को, एक उस इंसान को जिसकी रोजी 3000 रुपए पे एक डेलीवेजर अपना काम करता, कैसे चलाता है अपने घर को? कहीं आप उसको सोच के देखें। हम आंगनवाड़ी की जितनी हमारी बहनें हैं, आप हमारे डेलीवेजर्स जितने हैं, चाहे वो एसपीओज क्यों ना हो, उनकी तनख्वाहें देखें कितनी है। तो मैं चाहता हूं, मेरी ये सोच है कि हम मिलजुल के गांधरबल की डेवलपमेंट के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। लोग जिसको चुनेंगे उसके लिए तो किसी को इतराज नहीं है। देखिए आपने बात की 2014 में मुल्क में कांग्रेस को वोट नहीं मिला, हमने तस्लीम किया। 19 में हमें वोट नहीं मिला, हमने तस्लीम किया, लेकिन हमने भी लोगों के मसाइल उठाए। देखिए कांग्रेस पार्टी ने अभी 1 महीना पहले सबसे बड़ी जो पद यात्रा है, हमने नागबल से लेकर गंगरहुमा तक 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर हम चले। हमारे मसले क्या था? ये था कि सरकार के पास हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके दावे तो हैं, जैसे मेरा अभी साथी कह रहा था, लेकिन हमारा रोड नहीं बन रहा है। हमारे बच्चों को तकलीफ है, हमारे बुजुर्गों को तकलीफ है, हमारे जो पेशेंट्स है, यहां से जो बीमार जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, रुक जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ के लोग, जो गरीब लोग हैं, यहाँ के दरियाई सिंध में काम करने वाले हमारे बच्चे, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम बिजली फीस का जो हमारा अपना पानी है, हमारा हर कोई रिसोर्स, इसको देखकर आप देखिए, एक गरीब आदमी का जब बिल आता है तो किस तरह हमारे पास आता है। हम तो बेबस है, क्या कर सकते हैं? हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कल ट्रक यूनियन के जो हमारे भाई थे, गांधरबल में सैटरडे को जमा थे, रो रहे थे, वो उनके पास काम नहीं है। अगर पहले भी हमारे इस इलाके से, हम नहीं कहते ट्रालर्स को बंद किया जाए, लेकिन अगर वो गांधरबल तक आते हैं, श्रीनगर तक आते हैं, यहां से हमारे लोगों को, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्होंने गाड़ियां रखी है, 6 महीने से वो कटाव रहते हैं, लद्दाख का रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या सुनवाई है? हम तो गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है।
यही वजह है कि यहाँ का आम नागरिक जो है, यहाँ के हमारे आम लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर यहाँ असेंबली का इलेक्शन होता, हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव होता, कम से कम उसके पास उसके दरवाजे को तो हम खटखटा सकते हैं, हम उसको ये बात अपने जो मसाइल है उस तक तो रख सकते हैं। लेकिन हमने जो देखा पिछले सालों में पूरी कंट्री में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब आज से कहा मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आएंगे, तो आपकी जो हमने तो, मुझे नहीं लगता शायद आपके अकाउंट में आए हों, तो मुझे तो नहीं पता, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। और जब हम नौकरियां देखते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको लगता, आपके वसादत से मुझे लग रहा हो, और जो आपने बात की, देखिए बात चाहे रीजनल की हो चाहे मुल्क की हो, सियासत में, पॉलिटिक्स में हम पूरे मुल्क की बात तो नहीं कर सकते। हम एक छोटे से वर्कर हैं, अपने स्टेट की बात करें, अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी बात, हमारे जिले गांधरबल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या नहीं है। जैसे मेरे अभी एक भाई ने, एक साथी ने कहा, टूरिज्म के हवाले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छी जगह है, हमारे पास यहां लालमर्ग हमारे पास एक बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत अच्छी जगहें हैं जो हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है, हम सुन तो रहे हैं, दावे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे हम वो चीज नहीं देख रहे हैं जो हमें सुनने को मिलती है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जब जितने भी हम भाई हैं, जितने भी हम यहाँ के पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, सोशल एक्टिविज्म में हैं, हमें मिलजुल के एक दूसरे को सम्मान देकर, इज्जत देकर, हाँ मेरी खामी वो तो खामी है, वो सबको दिखे, लेकिन हमें गुजारिश करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में, मैं अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे एक वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस को गांधरबल के लोग चुनते हैं, अगर आप हमें मौका एक देते हैं, तो जितने भी आपने मसाइल गिनाए, जितनी भी आपने बातें की, देखिए कांग्रेस ने आपका यहां ये जो आपकी जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसने दी है आपको? कांग्रेस ने दी है। अगर आप यहां ये डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कांग्रेस ने दिया है। तो अगर आप यहां जडमोट टनल की बात करें, इनाग्रेशन जो इसकी की थी राहुल जी ने की थी, तो हम नहीं कहते, हम कहें कि नया कौन सा प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं, कौन सा हमें प्रोजेक्ट दिख रहा है जिसके लिए हमें जाना चाहिए, जिसके लिए हमें बात करनी चाहिए। नया तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम तो पहले अपने एक चीज मांग रहे हैं, हमें पहले हमारा रोड दे दो, जिससे हमारी कौमी इशारा क्या है, वो बिहामा से लेकर नागबल तक है। मैं तो उसी को कौमी इशारा मानता हूं, क्योंकि जब तक हम बिहामा से लेकर नागबल क्रॉस नहीं करेंगे, हम श्रीनगर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, एक डिबेट का यही मुझे लगता है कि हम मिलजुल कर इस गांधरबल को आगे बढ़ाएं, इसकी तरक्की के लिए काम करें, यहाँ के नौजवानों के लिए करें, यहाँ की जो हमारी बहनें बेरोजगार हैं उनके लिए काम करें। हमें टूरिज्म को बढ़ाना है, हमें पावर प्रोजेक्ट्स को लाना है, हमें जो चीजें चाहिए उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, मिलजुल के बात करनी पड़ेगी। और बाकी रेस्ट हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि लोग जानते हैं। आज लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज की डेट में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा जो कांग्रेस का है, दूसरा दरवाजा बीजेपी का है। आप किसके साथ जुड़े हैं वो वक्त फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे कि आप किस ओर जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो वो लोगों पे छोड़ देते हैं और हम, मुझे लगता है, मिलजुल कर इस गांधरबल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रईस साहब आपकी तरफ चलेंगे। साहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से बात करने के लिए। आपने बहुत सारे पॉइंट्स हमें गिनवाए हैं। हालांकि बात जो चली थी एक्स एमएलए की उस स्पीच की, उस बातचीत की जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ की हुई थी, उसमें जो भी उन्होंने जो पॉइंट सामने रखे, तो आपका भी और शेख जावेद का भी यही कहना था कि बातें तो होती रहती है, कागजी घोड़े तो कोई भी दौड़ा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या दिया है अभी तक उन्होंने या और किसी लीडर ने। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं जिसका जो है जवाब आगे आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही कि हमें मिलजुल के ही सब चीजें जो है करनी पड़ेंगी और सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता। या अगर एक्स एमएलए या उनके भी कोई साथी एलजी साहब से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं या किसी और से भी मिलते हैं, वो काउंट नहीं होता है। एक्चुअली काउंट वही होता है कि आप ग्राउंड पे क्या दे रहे हैं, गांधरबल के लिए क्या कुछ आप लेके आए हैं, वो मैटर करता है। इसी हवाले से बात करेंगे आगे। जो है अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं अभी।
तो उनको भी मौका देते हैं, वो इस हवाले से अपने अल्फाज जो है हमारे सामने रखेंगे। रशीद साहब। साहब, मैंने पूरी तरह से जो डिस्कशन हुआ पूरा सुना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये शेख इशफाक जब्बार का जो डिस्कशन था वो नहीं सुना। जी बिल्कुल, वो क्लिप मैंने नहीं सुनी। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो क्लिप आपको हम दोबारा सुनेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट जो है एपिसोड में, इसके दूसरे पार्ट में। अभी मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा ये बताऊं कि उन्होंने जो कहा, वो पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि लैंड टू लैंडलेस जो अभी गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है, एलजी का नया इनिशिएटिव है, उसमें जो रीजनल जो पार्टीज है एतराज उठा रही हैं, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, न कि पॉजिटिविटी, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है एलजी इंतजामिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे लोकल या रीजनल कहिएगा रिलीजियस स्कॉलर्स है जो अभी नजरबंद है या कैद में है, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए, उसकी बात उन्होंने की। उन्होंने ये भी कहा कि 370 के बारे में जो रीजनल पार्टीज आपको जो वादा देती हैं, उनसे ये कहिए कि अभी तक जो 58 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, क्या वो लोग 1949 का 370 मांग रहे हैं या 2019 का, ये उनका कहना था। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि ट्रक ओनर्स के मसाइल को लेके वो एलजी साहब से मिलते हैं। साथ में उन्होंने खुशी जाहिर की कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो उनके साथी अभी हाल ही में एलजी साहब से मिले और उनको एक मेमोरेंडम पेश किया, तो उन्होंने उसे खुशाइन कदम कहा कि वो अभी तक रात के अंधेरे में मिलते थे, मैं तो हमेशा जब भी गया हूं तो दिन के उजाले में गया हूं। तो ये चीजें उन्होंने बताई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डायलॉग ही एक वाहिद जरिया है किसी भी चीज को रिजॉल्व करने का, ये सब चीजें उन्होंने की। तो एक तरफ से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि वो एक इकलौते लीडर हैं जो एलजी के पास जाके जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेके या स्पेशली गांदरबल के मसाइल को लेके जाते हैं और उनका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनके अल्फाज थे, बाकी आपसे जानना चाहेंगे। एजाज साहब, तो मैं समझ गया कि उन्होंने क्या कहा है, उनका माने क्या है कहने का, ये दोनों चीजें मैं समझ गया हूँ। लीडर और पॉलिटिशियन में एक फर्क है। लीडर आवाम के लिए अपनी जान भी निछावर कर लेता है और पॉलिटिशियन का एक ही मकसद होता है कि मैंने कुर्सी हासिल करनी। कुर्सी हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होता है और लीडर आवाम के जहन में हमेशा जिंदा रहता है। यही फर्क है लीडर और पॉलिटिशियन। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, बीजेपी का, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, विजनरी लीडर उन्होंने कभी पैदा नहीं किया। विजनरी लीडर वो होता है जो आवाम के लिए जिए। आवाम के लिए जीने वाले लीडर अभी तक पैदा नहीं हुए। सस्ते में सौदे हुए वो हमारी नजरों में है। 87 का कार्ड भी हमें हमारी नजरों में है। 84 में क्या हुआ वो भी हमारी नजरों में। ये चीजें हम डिस्कस जो है नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि पावर जो है, पावर हमारी जमीन से पैदा होता है। पानी हमारा, जमीन हमारी, सब कुछ हमारा। पोल जिस पर खड़े हैं वो जमीन भी हमारी, लेकिन पावर जो है सेंटर को मिल रहा है। मेरे भाई 50 पैसे में यूनिट पैदा होता है और मेरे ही घर वालों को, मेरे ही भाइयों को वही पावर जो है 5 रुपए पर यूनिट मिलता है। इसका हिसाब सरकार से ले लो। अगर ये हिसाब नहीं होता है तो फिर फायदा क्या है इस डिस्कशन का। सवाल है कि रोजगार पैदा कैसे किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हेवी इंडस्ट्री श्रीनगर में नहीं खुल सकती है क्योंकि आप चिमनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब चिमनी इस्तेमाल होगी तो टूरिज्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा टूरिज्म पर जो है हमने ध्यान देना है। हमारे पास एवेन्यूज बहुत है, रोजगार के वसाइल भी बहुत है, लेकिन एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। वो जो हमारे पास एवेन्यूज है उनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। हमारे पास पानी अभी इतना है
کہ اتنے پروجیکٹ بن سکتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کو کیا ہم پورے یہ جو ہے ایشیا کو بجلی دے سکتے ہیں. لیکن صرف سوال یہ ہے کہ اس پانی کا استعمال کیا جائے اور پروجیکٹس بنائے جائے, اس پل پر خرچہ کیا جائے. اس سے کیا ہے, روزگار بھی ملے گا, بجلی بھی ملے گی, اور پورے وسط ایشیا کو جو ہے بجلی ملے گی. لہذا ہماری جو باتیں ہیں بہت مطلب یہ جو ہے گیا, ہمیں سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, آگے راستے نکالنے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع جو ہے فراہم ہو. لوگ آج کل جو ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بچوں کے ماں باپ ہیں, روتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر, کیونکہ ان کے بچوں کے پاس روزگار نہیں ہے, نشے کی لت میں جو ہے لت کے شکار ہو گئے ہیں. اگر ان کے پاس روزگار ہوتا شاید نشے کی لت ان کو نہیں دیکھتی, اس سے شاید پیچھے ہی رہتے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں گاندربل جو ہے, گاندربل میں لیڈر بہت ہے, لیکن ہم ایک ہی جگہ ایک ہی پلیٹ فارم پر کبھی کھڑے نہیں ہوئے تاکہ گاندربل کے بارے میں جو ریئلٹیز ہے, جو نیشنل کانفرنس نے آج تک ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے, جو پی ڈی پی نے سلوک کیا ہے یا کانگریس نے سلوک کیا ہے, اس سے ہم نے باہر نکل کے ایک ہی جگہ کھڑا ہونا ہے تاکہ ایک ہی آواز بن کے ان سب کو جواب دے دے کہ ہم بھی یہاں رہتے ہیں, کہ ہماری لیڈرشپ بھی ہے. نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جو ہے امپورٹ کی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ, یہ عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ, شیخ عبداللہ, ہمیشہ سے انہوں نے گاندربل کو ایکسپلائٹ کیا ہے, گاندربل کو کچھ دیا نہیں ہے. مجھے فخر ہے اگر شیخ یہ جو اشفاق جو ہے ہمارا ہی ہے, چاہے اس سے غلطیاں ہو گئی ہوں گی, لیکن فخر ہے کہ وہ گاندربل کا ہے. قاضی افضل ہمارا گاندربل کا ہے, گاندربل کا تھا, انہوں نے جو کچھ کیا گاندربل کے لیے کیا, آج بھی ہم یاد کرتے ہیں اس کے رول کو. شیخ جبار گاندربل کا تھا, چاہے اس نے غداری کی نیشنل کانفرنس کے ساتھ, لیکن جو کچھ کیا انہوں نے گاندربل کے لیے کیا, گاندربل سے باہر نہیں. لہذا میری گزارش ہے گاندربل کے عوام سے کہ ایک ایسا لیڈر کریٹ کرو جو جواب دے دے نیشنل کانفرنس کو بھی, کانگریس کو بھی, پی ڈی پی کو بھی. ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہم یہ کر سکتے ہیں, اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا رشید صاحب, آپ کے تاثرات کے لیے. اب آخری لمحات ہے اس پروگرام کی, اس کو ہم ریپ اپ کریں گے. یہاں پہ کافی دیر سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ کی بات بھی سنی جا رہی ہے. اب آخری سوال میرا ہوگا اور میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ کی طرف سے ایک لاسٹ کمنٹس آ جائیں. اور کمنٹس کس بات کے لیے, وہ یہ کہ رشید صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جو کوئی بھی ہو, اب جیسا بھی ہو, لیکن گاندربل کا ہو, ہمیں ان کو مضبوط کرنے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے جہاں پہ ہمارا کوئی لیڈر, جسے انہوں نے واقعی کہا کہ پولیٹیشین نہ ہو بلکہ ایک لیڈر ہو, سامنے آ جائے اور اس گاندربل کا جو نقشہ ہے وہ بدل سکے. اب سب سے اہم مدعا, ہر کوئی چاہتا یہی ہے کہ ہم پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں. جی امن چاہیے اور ترقی, امن اور ترقی, خوشحالی کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, جو آپ سارے پینلس نے جس کی بات کی, ایکچولی وہ جو کرکس سامنے آیا ہے وہ ہے روزگار کا, کہ روزگار کے نئے وسائل بنیں گے تبھی جا کے امن بھی آئے گا اور تبھی جا کے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اب سوال آپ سب سے یہی, آخری کمنٹس آپ سے لوں گا میں اس بارے میں کہ یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے یہ کب, کیسے اور کون اس کے بارے میں جو ہے کام کرے گا. آپ کو جو آپ کی جو نظر ہے گاندربل پہ, پورے گاندربل کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کہتے کہ سیاسی نقشہ بدلے تو کون بدلاؤ لائے گا, کب لائے گا اور کیسے لائے گا. یہ سوال میرا رہے گا. سب سے پہلے میں جاؤں گا ساحل فاروق کی طرف, کون, کب اور کیسے. دیکھیے اعجاز صاحب, میں معافی چاہوں گا, ادبن رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ کانگریس کو, پی ڈی پی کو, نیشنل کانفرنس کو, ان کو چھوڑ کے یہ کیا بی جے پی کو لانا چاہتے ہیں, کس کو لانا چاہتے ہیں, یہ میں سمجھ نہیں پایا. دیکھیے میں نے بات کی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ, میرے ایک ساتھی نے کہا کہ یہاں تو الیکٹڈ اس وقت ہمارے پاس رشید صاحب ہی ہیں,
तो जवाब तो इन्हीं से लेंगे ना कि इनका जो एक काउंसिलिंग का जो पीरियड था इन्होंने क्या किया, सवाल तो इनसे भी बनता है कि इनके जो लोग हैं बिहामा के लोग वो देख रहे होंगे कि हम काउंसलर साहब से बराह रास्त तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जवाब इनसे भी मांगा जाएगा। तो साहिल साहब सवाल हम करेंगे इनसे अगले एपिसोड में, दूसरे पार्ट में। अभी मुख्तसर अल्फाज में मुझे सिर्फ वक्त जो है काफी जो है गुजरता जा रहा है और हम बिल्कुल करीब आए हैं प्रोग्राम को रैप अप करने के लिए। आपके लिए सवाल बदलाव जो लाना है अब, क्योंकि पॉलिटिकल फ्यूचर की बात हम करेंगे जो हमारा असल मौजू है, मुख्तसर अल्फाज में कौन कब और कैसे, आपकी नजर में कौन कब और कैसे? मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल बदलाव आता है उसके लिए लोगों का एक रोल होता है, लोग फैसला करते हैं। अगरचे लोग खामोश हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सोचते नहीं है। अगरचे लोग इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन वो उनका मन बन चुका है कि हमें किस ओर जाना है। वो ये चीज चाहेंगे नहीं, क्योंकि हमने 5 अगस्त 2019 के बाद यहां मुख्तलिफ दौर देखे, उससे पहले भी बहुत कुछ देखा, इसके बाद भी हमने बहुत कुछ देख लिया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये फैसला जो पॉलिटिकल चेंज का है वो लोगों पे छोड़ देते हैं और लोग जिसको भी चुनना चाहेंगे, लोग जिसको भी पसंद करेंगे। हमारी एक सोच में यही कहता हूं कि हम सब लोगों की एक मिली जुली सोच ये होनी चाहिए कि गांदरबल को, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम कोई बात करें, किसी भी नज्म के साथ, कोई रीजनल पार्टी में है, कोई किसी नज्म में है, कोई सोशल एक्टिविस्ट में है, मैं कांग्रेस का हूं, कि हम ये सोचे अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल के अपनी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम इसको गांदरबल को क्या दे रहे हैं, हमसे इस गांदरबल को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर हम अपने अपने रोल को निभाएंगे, अपनी जगह निभाएंगे, अपने घर से शुरू करके, अपने इलाके से शुरू करके, अपनी जगह से शुरू करेंगे, मुझे लगता है जितने भी यहाँ लीडर हैं बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। जितने ज्यादा लीडर होंगे उतनी अच्छी क्रिटिसिज्म होगा, लोगों के काम होगा, जितना अपोजिशन होगा उतने लोगों के काम होते हैं। जावेद साहब आपके आखिरी कमेंट्स। देखिए मेरा डिफरेंट है, गांदरबल के एजुकेटेड जितने भी लोग हैं, जवान लोग हैं और यहाँ के इंटेलेक्चुअल, उनको सामने आना चाहिए एक रोड मैप लेके। आज ये नहीं चलेगा कि आप खंबे को वोट दे दीजिए, और यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के गांदरबल के कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे पॉलिटिशियन विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़ के अगर गांदरबल को कुछ बनाना है, इसके लिए आगे जाके सोचना है कि गांदरबल एक रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। गांदरबल की तामीर और तरक्की के लिए जो कोशिश हो या एक ऐसा मुनज़्ज़म प्लान बने जिसमें लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो आपकी तरफ से आखिरी कमेंट्स आज के प्रोग्राम को रैप करने से पहले। हम सबों को कोशिश करनी है इकट्ठे होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर गांदरबल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जो तासुरात है सुनने की जरूरत इस वक्त यही है कि हम सबको अपनी अपनी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है उसको छोड़कर एक म्यूचुअल कंसेंसस पे आना चाहिए, म्यूचुअल आइडियोलॉजी पे, और जिस आइडियोलॉजी के चलते हम गांदरबल की फलाह बहबूद के लिए सोच सकते हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के नए वसाइल तलाश कर सकते हैं। आज के लिए हम यहीं पे जो इस प्रोग्राम को रोकेंगे और इस प्रोग्राम का इसी मौजू पे अगला एक जो है हिस्सा आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हम फिर एक डिबेट पे बैठेंगे और दूसरा पार्ट इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए वो जो है पार्ट वो भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साहिल फारूक साहब, शेख जावेद साहब और अब्दुल रशीद राहतर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस प्रोग्राम के अगले जो है एपिसोड में, दूसरे पार्ट में आपकी शमूलियत का मुझे इंतजार रहेगा और ऑडियंस को भी रहेगा। तमाम नाजरीन से अब लेते हैं रुखसत और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मौजू का दूसरा हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।